नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यूँ तो पाकिस्तान के निज़ाम ने इसे अभी तस्लीम किया नहीं है क्योंकि लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सियासत एक माना खेज़ नतीजा खेज़ मार्के की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अगले चंद हफ्तों में ये मार्का हो जाना है। यूँ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने कल शाम को ये ऐलान कर डाला कि पाकिस्तान में तो आम इंतखाबात अब मई 2023 से पहले तो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि एक नया सेंसस कराना है। उस नए सेंसस के नतीजे में नई डीलिमिटेशन यानी नई हल्का बंदियाँ होनी हैं। ये सेंसस जो है वो दिसंबर से पहले मुकम्मल नहीं हो सकेगा। जनवरी में अगर हल्का बंदियों का काम शुरू होता है तो 4 माह चाहिए और वो फिर मई 2023 से पहले आम इंतखाबात नहीं हो सकते। तो ये तो है निज़ाम की तरफ से एक पैगाम, लेकिन दूसरी तरफ से लगता है कि सियासी सूरत हाल बहुत तेज़ी से एक ऐसे मार्के की तरफ जा रही है जो मार्का होगा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और दूसरी तरफ से शरीफ ज़रदारी हुकूमत के दरमियान, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की अपनी जो कानूनी मुश्किलात हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, जो हम इस प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो आज लाहौर में थे, अपने वर्कर्स के साथ खिताब कर रहे थे, क्या अल्टीमेटम उन्होंने थ्रो कर दिया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, वो सुन लेते हैं। मुल्क के ऊपर साजिश के तहत एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है। हमें अमेरिका फतह किए बगैर हमारे ऊपर हमें कंट्रोल करेगा। इन स्टूजेस के जरिए चोरी के पैसे को बचाने के लिए ये सारे मुल्क को गुलाम बना देंगे। मैं चाहता हूँ कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद में पहुंचे जब मैं कॉल दूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के अंदर जाके हमारी हकीकी आजादी की तहरीक की तबलीग करें। हर शहर जाऊंगा पाकिस्तान, हर शहर में जाऊंगा, अपने लोगों को तैयार करूंगा इस्लामाबाद के लिए। मैं परसों मुल्तान जा रहा हूँ, ईद की छुट्टियों के बाद फिर मैं निकल जाऊंगा, सारे पाकिस्तान जाऊंगा, अपने लोगों को तैयार करूंगा इस हकीकी आजादी की जंग के लिए। अगर एक तरफ तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इतने डिटर्मिन्ड और इतने पुरअज़म नज़र आते हैं, तो दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि आज एक बार फिर एक कोर्ट में, एक अदालत में, जो एक स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में जिसमें अरबों के मामलात हैं। वहाँ प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल रिक्वायरमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर वहाँ हाज़िर नहीं हुए। वहाँ ये उज़र दिया गया कि चूँकि अब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, वो कैबिनेट में मसरूफ़ थे और FIA ने भी उनकी इस माफ़ी के ख़िलाफ़ कोई पोजीशन नहीं ली। ताहम अदालत ने बड़े हतमी तौर पर यह कह दिया है कि 14 मई को तमाम मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद हो सकती है। अपने दलाइल लेकर आएँ कि फ़र्द जुर्म आयद क्यों ना हो। ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल है पाकिस्तान के इस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब के लिए, जो उम्रे पे जा रहे हैं। जैसा कि पाकिस्तान की रीत है कि जब एक सियासी लीडर बोलता है तो फिर उसका फौरी तौर पर जवाब दिया जाता है। जैसे ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ये एक स्टेटमेंट और ये अल्टीमेटम सामने आया तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा फौरी तौर पर तैयार थी। क्या कहना है उनका? साहब 2014 में कंटेनर पर थे, 4 साल हुकूमत में रहे, उसके बाद अब 2 हफ्ते से दोबारा कंटेनर पर चढ़े हुए हैं, लेकिन उनकी तकरीर की कैसेट नहीं बदली। नैब को इस्तेमाल किया, FIA को इस्तेमाल किया, जिन पर करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं, तो क्यों नहीं करप्शन साबित की? तमाम रिकॉर्ड नैब का, FIA का आपके पास मौजूद था, एक इल्जाम साबित नहीं हो गया और आज फिर उसी मुंह से इल्जाम लगा रहे हैं। आपको शर्म आनी? अगर चोरी हुई थी तो 4 साल में वो करप्शन साबित क्यों नहीं हुई कि ये झूठ बोल रहे, ये इल्जाम लगा रहे थे? ये बातें इसलिए हो रही हैं कि कारकर्दगी सिफर है। अगर मरियम औरंगज़ेब साहिबा का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की हैसियत से कहना था कि इमरान खान झूठे हैं, झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर कोई करप्शन, कोई चोरी हुई थी तो 4 साल में साबित क्यों नहीं हुई? बड़ी सख्त उन्होंने लबुलहजा था उनका, बड़े गुस्से में वो थी, तो ये बात ज़ाहिर बर्दाश्त नहीं हुई तहरीक इंसाफ से। तो एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने इनके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। अभी मरियम औरंगज़ेब की मैं देख रहा था, मिनिस्टर फॉर डिसइंफॉर्मेशन, मिस डिसइंफॉर्मेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो ऐसे इमरान खान के बारे में बात करती हैं। आप जिंदगी में कभी खुद काउंसलर इलेक्ट नहीं हुई, आप पाकिस्तान के इलेक्शनों का फैसला करेंगी?
आपको क्या पता सियासत का? मांगे तांगे की हुकूमत, आपका तो कोई कद नहीं है कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के सबसे बड़े मकबूल लीडर के ऊपर इस तरह की गुफ्तगू करें, और फिर आप इस तरह से उनके बारे में मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो जिस तरह मोहल्ले की औरतें एक दूसरे को ताने देती हैं, इनका ये उससे बढ़ी नहीं रही हैं। इन ख़वातीन के हवाले पाकिस्तान की सियासत को तो नहीं किया जा सकता। और भी बड़े इंपॉर्टेंट शॉट्स मैंने रखे हैं मजीद डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो सियासी चैलेंज, जो सियासी बहरान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के सामने है, उसके सियासी पहलू भी हैं, उसके बड़े शदीद किस्म के बड़े अहम कानूनी पहलू भी हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स जनाब अली मोहम्मद खान साहब। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल एनालिस्ट, फॉर्मर एडिटर हैं दी नेशन के, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं जनाब सलीम बुखारी साहब। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के मुमताज़ कानूनदान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब अजहर सदीक साहब। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। अगर मैं अली मोहम्मद खान साहब से बात का आगाज़ कर सकूँ। अली मोहम्मद खान साहब, ऐसा लगता है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तो बाकायदा एक अल्टीमेटम और एक चैलेंज दे दिया है शरीफ जरदारी मखलूत हुकूमत को, एक ऐसे वक्त में जबकि बिलावल भुट्टो ने बिलाखिर फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से हलफ उठा लिया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनसे हलफ लिया है। कितनी कैपेसिटी है तहरीक इंसाफ के अंदर इस किस्म के अल्टीमेटम को इम्प्लीमेंट करने की? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। देखें, कैपेसिटी तो तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कैपेसिटी है, स्ट्रीट पावर है, वो तो जो तीन बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और तहरीक इंसाफ की सबसे ज़्यादा है, और फिर वो वफाकी लेवल पे है। यानी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जीटी रोड पे तो लोगों को निकाल लेगी, लेकिन सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में शायद उनका उतना जोर ना हो, बल्कि नहीं है। पीपल्स पार्टी का बिल्कुल वाइसी वर्सा है कि वो सिंध में तो कर सकते हैं, कराची में उनका अपना कराची में अब वो जोर नहीं रहा, लाहौर भी उनके रीच से बाहर है, पेशावर तो है ही बाहर, और बलूचिस्तान से भी वो आउट हैं। तो आप इन हालात में फिर देख लें कि वाहिद एक वफाकी जमहूरी जमात जो तहरीक इंसाफ है, उसी के पास एक स्ट्रीट पावर है जो हमने जो है डेमोन्स्ट्रेट भी की है। पेशावर में भी आपने देखा, इस्लामाबाद में 27 मार्च को, और अभी हाल ही में लाहौर, और उससे पहले कराची। तो ठीक ठाक एक बहुत बड़ी गैदरिंग हमने की है। तो मेरे ख्याल में वो तो बईद अस क़यास है कि क्या तहरीक इंसाफ लोगों को निकाल सकती है या नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूर सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए ताकि इस सियासी दलदल से आगे निकलें और एक कौम को रास्ता मिले, इलेक्शन अनाउंस हो और एक पॉजिटिविटी आए, क्योंकि सारे सिस्टम के अंदर ये जो मरासला आया है, ये जो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, पेसिमिज्म आ गई है, और लोग जो मौजूदा हाइब्रिड प्लस रजीम है, इससे तो कोई उम्मीद नहीं है। माना कि एक सियासी बहरान है अली मोहम्मद खान साहब, माना कि एक सियासी बहरान है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब एक पुराने सियासतदान हैं, तीन दफ़ा वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पंजाब के। उनके साथ आसिफ अली जरदारी साहब की ब्रेन पावर है। आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब जानते हैं कि कभी भी कोई वफाकी हुकूमत जो है उसने किसी जुलूस के मुकाबले में किसी धरने पर सरेंडर नहीं किया। जो पिछला भी धरना एक बहुत बड़ा 126 दिन का धरना तहरीक इंसाफ ने दिया था, उसके नतीजे में कोई ख़ास मुतालबात उनको नहीं मिल सके थे, हालांकि वो बहुत देर चला, बड़ा अज़म था। तो क्यों आपको उम्मीद है कि आप अगर एक धावा बोलेंगे तमाम डायरेक्शन से, ठीक है आप बड़ा क्राउड ले आएंगे तो ये वफाकी हुकूमत आपको इलेक्शन दे देगी इसकी, जबकि इलेक्शन कमिश्नर ने तो कह दिया एक दिन पहले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, कि इलेक्शन तो मई 2023 से पहले नहीं हो सकते। उससे पहले हम इन्हीं सियासी जमातों से सुन रहे थे कि फरवरी मार्च से पहले नहीं हो सकते, या फरवरी में इलेक्शन होंगे या फिर मई में। मेरे ख्याल में इसमें बहुत से अवामिल जो है वो कार फरमा होंगे। सिर्फ ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ बहुत बड़ा इस्तेमाल लेके आएगी, एक सिस्टम के अंदर अपनी एक कैपेसिटी होती है और अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है। जो आप एक आर्टिफिशियल सिस्टम जो है रजीम चेंज के बाद बैठाया जाता है, जो जिसके पास मैंडेट जेन्युइन नहीं है। मैं क्यों ये बात कर रहा हूं, माजी में ऐसे बहुत कम हुआ कि एक बहुत बड़ी अक्सरियत वाली जमात को दीवार से लगा के अपोजिशन में बैठा दिया जाए और उनको सियासत से ही आउट करने की कोशिश की जाए। तहरीक इंसाफ तकरीबन मुस्लिम लीग नून जिसका आज वजीर आजम बैठा है, इम्पोर्टेड,
उसके मुकाबले में आप उसको 2 से ज़रब दे दें तो इतनी तो हमारी ओरिजिनल सीटें तो तहरीक इंसाफ की हैं, करीबन मैं बात करूं 155 है और दूसरी तरफ 80-85 है। तो अगर इस तरह से होता है तो ये माजी में बहुत कम हुआ कि एक अक़लियती जमात जो है वो एक हाइब्रिड प्लस रजीम में बैठ के एक इंटरफेरेंस के बाद एक मुल्क चलाए जिसकी अपनी कोई पॉलिटिकल उनकी लेजिटिमेसी नहीं है। ये बहुत बड़ा उनमें एक ड्रॉबैक है, एक शॉर्ट कमिंग है। और दूसरा ये कि सिस्टम इसको लेके चल नहीं सकता कि आपका अगर एक माइनॉरिटी हुकूमत जो है कायम हो। और दूसरा आपने कहा कि माजी में ऐसा नहीं हुआ, तो आपने कहा कि माजी में बहुत से यानी कि जल्द से जुलूस से हुकूमतें नहीं गई, तो माजी में आपको ये भी पता है कि अदम एतमाद से कभी इस तरह ब्लेटेंट इंटरफेरेंस करा के भी किसी इलेक्टेड और पॉपुलर तरीन लीडर को हुकूमत को घर नहीं भेजा गया। तो ये भी तो एक नया रिकॉर्ड बना है कि एक पॉपुलर लीडर और एक पॉपुलर जमात को एक इंटरफेरेंस के बाद वो बैठा दिया जाए। तो मैं समझता हूँ इस सारे मसले का हल इलेक्शन है। इलेक्शन हो जाए, सब अवाम के पास चले जाए, उधर से फैसला ले लें। अच्छा, ठीक है। सलीम बुखारी साहब, आप पाकिस्तान के एक सीनियर प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एडिटर रह चुके हैं एक से ज़्यादा अखबार के। आपने पाकिस्तानी सियासत के बहुत तगय्युर और तबद्दुल देखिए। आपको लगता है कि ये जो शरीफ ज़रदारी हुकूमत है ये स्ट्रक्चरली इतनी कमज़ोर है कि इसके ऊपर अगर तहरीक इंसाफ बहुत प्रेशर डालेगी तो ये अगली इलेक्शन दे देंगे? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने मुझे मदऊ किया है। और मेरी आजकल खुशकिस्मती है, मैं और अली अहमद खान साहब जो हैं वो कभी किसी न किसी प्रोग्राम में जुड़ जाते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि 2-3 चीज़ें जो हैं उसको मद्देनजर रखना होगा। पिछला इलेक्शन जो है जो 2013 में हुआ था, या 2018 में हुआ था, उसके बाद से भी ये सब कुछ कहा गया था कि जनाब ये जो पीटीआई की हुकूमत है ये तो फलाह की हुकूमत है, ये तो फलाह की वजह से आई है। आपको याद होगा, याददाश्त बुरी नहीं होनी चाहिए। तो इल्ज़ामात लगे थे, इल्ज़ामात लगते रहेंगे, इल्ज़ामात लग रहे हैं, कौन किसकी हुकूमत है। जो एक बुनियादी बात पे गौर करना ज़रूरी है वो ये कि ये जो तासुर एक कायम हो रहा है कि शायद अदम इत्मीनान की तारीख 7 मार्च को शुरू हुई थी और वो भी अमेरिका को पहले पता था और यहाँ किसी को पता ही नहीं था, ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। इसलिए कि उससे पहले कम से कम 6 माह से तो ये पीडीएम शोर मचा रही थी और कोई 2 महीने पहले से खुद प्राइम मिनिस्टर साहब दुआएं भी मांग रहे थे कि ये अदम इत्मीनान की तारीख लेके आए, उनकी गर्दन मेरे हाथ में आ जाएगी वगैरह वगैरह। तो एक तो ये तासुर ठीक नहीं है। ये कहा जा सकता है कि पीडीएम को शुरू से ही अमेरिका सपोर्ट कर रहा है या अमेरिका पीडीएम के थ्रू पहले दिन से ही साजिश कर रहा है, ये मैं मान लूंगा। लेकिन ये जो 7 मार्च को ये खड़ा जाता है ना कि जी तारीख जो है उनको कैसे पता था 7 मार्च को, ये कोई बहुत ज्यादा वजनी आर्गूमेंट नहीं है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। एक ठीक दूसरी बात मैं आपका इस्तेदलाल पूरा समझ रहा हूं, लेकिन अभी क्या ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है? मैं आ रहा हूं उसी तरफ आ रहा हूं मैं। दूसरी बात यह है कि जो इमरान खान साहब की कॉल है उसके ऊपर अगर एक बड़ा मजमा जो कि ले जाने के वो मास्टर है, माहिर है, उन्होंने साबित कर दिया पिछले 4 जलसों में, बल्कि उससे भी बहुत पहले वो ये बात तय है, उनके दुश्मन भी मानते हैं कि ही इज ए क्राउड पुलर, ही कैन पुल एनी नंबर ऑफ पीपल ऑन हिज कॉल। मगर फिर हमें देखना होगा कि जब धरना दिया गया था, काफी सख्त धरना था, वो भी 4 साल के बाद उसका नतीजा निकला था। तो क्या एक बड़े धरने, एक बड़े ऑन स्लॉट, एक बड़े जुलूस, एक बड़ी रैली के नतीजे में क्या कोई तब्दीली आ जाएगी? तो जैसा आपने खुद भी कहा कि ये कहीं होता नहीं है। मुझे तमाम तर जो शवाहद इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं या जो जमीनी रियलिटीज हैं उसके नतीजे में ये नहीं लगता कि ये हुकूमत जो है 2023 से पहले इलेक्शन कराएगी, जो कि इस टर्म के एतबार से इसका पीरियड बनता है। जिस तरीके से उन्होंने इब्तिदा की है, जिस तरीके से उन्होंने कोalition पार्टी और पार्टनर्स को रिप्रेजेंटेशन दी है कैबिनेट में, जिस एक्टिविटी से वो चल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी सूरत भी सोच रहे होंगे कि हमें इलेक्शन जल्द कराना पड़ जाएगा। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जिसका तस्करा आपने किया, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि हमें तो 7-8 माह चाहिए जी अभी तैयारी के लिए। तो मैं तो नहीं देखता कि इलेक्शन बहुत जल्दी होने जा रहे हैं, या मैं ऐसे कह दूं कि मुझे नहीं लगता कि इस हुकूमत की ये नीयत है या ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन 4 दिन पहले भी करा दिए। जरा क्विकली मैं इसका एक लीगल पर्सपेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ले लूँ। अजहर सदीक साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो किसी वक्त भी इलेक्शन करवाने के लिए तैयार होना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर ने पहले जाकर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट को कह डाला कि अक्टूबर से पहले हम नहीं होंगे। अब उन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया है कि अगस्त में हमें जनरल सेंसस करवाना पड़ गया है दोबारा, और उसके बाद फिर तो अब तो मई से पहले नहीं हो सकते। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक पॉलिटिकल प्लेयर के तौर पर इमर्ज कर गया है पूरी पाकिस्तान की सियासत में। इसको आप कैसे देखते हैं?
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कुछ चीजें सजेस्ट करती हैं कि एक्चुअली जो इलेक्शन कमीशन है ये पॉलिटिकल एरिना में बहुत ज्यादा आगे चला गया है। 3 वजूहात मैं आपके सामने बड़ी वाज़ेह तौर पर रखता हूँ। जब ये मामला चल रहा था नो कॉन्फिडेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में, जिस दिन बुलाया गया उसे 2-3 दिन पहले एक बहुत बड़े क्रेडिबल इदारे में खबर लगवाई गई, और खबर इलेक्शन कमीशन से लगवाई गई कि जो है ना, जब डिमांड हो रही थी इलेक्शंस के हवाले, वो हो गया था ना कि असेंबली डिसॉल्व हो गई, इलेक्शन अर्ली होने थे, वहाँ खबर लगाई गई कि जनाब यही बातें जो इलेक्शन पॉसिबल नहीं है इतने अरसे में होंगे। वो उससे नेक्स्ट डे इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा अपनी वेबसाइट पे उसको नेगेट किया। ये गालिबन एक फॉरेन फंडेड एनजीओ था जिससे पहले ये खबर लगाई। अब देखना, मैं डॉक्टर साहब मैं देखे ना, मैं सलीम बुखारी साहब के लिए लॉट ऑफ रिगार्ड, लेकिन इन्हीं के दोस्त हैं हारून रशीद साहब, अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने ये प्लॉट सारा बता दिया था कि ये सारी कंस्पिरेसी डेट वाइज अगर आप उठा के देखेंगे ना, चूंकि मौका मेरा इस वक्त नहीं है, लेकिन ये मामला सिर्फ 7 मार्च का नहीं है। 3 मार्च को हुसैन हक्कानी की बड़ी 6.5 घंटे की मीटिंग हुई है। ये कौन कहता है उससे पहले जितनी मुलाकातें हुई हम सबको जोड़ के देखें, नो डाउट अबाउट इट्स ऑपरेशन रजीम, चेंज ऑफ रजीम, नो डाउट अबाउट इट। वो माने या ना माने एक अलग बात है। कल्मिनेट हो गया नो कॉन्फिडेंस में, जब पता चल गया पूरी कौम को या अदारों को, ये इनको सियासी जमातों को ये ना ले, ये वापस ले सकते थे। और मेरा रिकॉर्ड पे ट्वीट है 27 मार्च को 6:48 को, जब इमरान खान साहब ने खत लहराना था, मैंने एक बात कही थी कि इमरान खान साहब असेंबलियां तोड़ने जा रहे हैं। 27 तारीख को असेंबलियां तोड़ सकते थे, और ये मैंने उनके बकायदा ट्वीट उनके अपने मैसेज में भी भेजा था। यानी ये एक लीगल पर्सपेक्ट था ना। 28 तारीख को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रही थी, लेकिन असेंबलियां कैसे तोड़ सकते थे? वो प्राइम मिनिस्टर अंडर नो शोज, वो तो नो कॉन्फिडेंस का उनके खिलाफ आदम एतमाद का वोट तहरीक थी, तो असेंबलियां अच्छा किया। मैं क्योंकि इस बात पे ज्यादा तवज्जो भी दूंगा। ये बेसिकली ये आई थी 8 तारीख को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, साथ ही आगे था असेंबली का इजलास। तो पहली तो बात है ये उस वक्त इकट्ठे आ नहीं सकती थी, इलीगल थी। लेकिन और तारीखी तौर पर लेके जाऊंगा आपको, असेंबली का इजलास आता है 25 को, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल होती है 28 तारीख को। 28 से 3 अप्रैल तक 7 दिन पूरे होते हैं। जो रात 12 बजे तक का कहा गया ना, वो क्या होना है, यानी वजह क्या है, 3 से 7 दिनों में। अगर 3 से 7 दिनों में करना है, तो अगर हम 8 तारीख से काउंट करें, वो तो बहुत पहले गुजर गए। वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट। इस पे मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। इसको जरा अच्छा समझने की जरूरत है कि इमरान खान साहब से कानूनी या कॉन्स्टिट्यूशनल गलती हो गई। इस पे मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। सीधा चलते हैं अजहर सिद्दीक साहब की तरफ। अजहर सिद्दीक साहब, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट हैं। आपने एक ऐसी बात की जो बिल्कुल हमारे जहन में नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जब तक नेशनल असेंबली में अदम एतमाद की करारदाद टेबल नहीं हुई थी, उस वक्त तक, यानी 27 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को अगर सही कोई लीगल एडवाइस होती तो इस वक्त असेंबलियां तोड़ सकते थे। ये इसको थोड़ी एक्सप्लेन कर दे, बिकॉज मेरी समझ से बाहर है। डॉक्टर साहब, बुनियादी तौर पर 7 दिनों का जो गैप है ना, 7 दिनों का अगर गैप देखें, अगर मैं 8 तारीख से शुरू करूं, जब असेंबली का इजलास बुलाने के लिए गया तो 15 तारीख तक तो एक्सपायर हो गई थी। ये जिस दिन असेंबली में टेबल होगी ना, उस दिन ये कंसिडर की जाएगी कि ये बाकायदा अपना उस दिन से लेकर 7 दिनों तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकती। ये कहना कि पेश कर दें, वोटिंग हो जाए, नो। ये बुनियादी तौर पर 28 तारीख था, 27 तारीख। तो फिर किसी ने एडवाइस क्यों नहीं किया जब उन्होंने 3 तारीख को? नहीं, लेकिन फिर बाद में उन्होंने असेंबलियां तोड़ने ही की कोशिश की, तो 27 तारीख को उनको सही कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस नहीं मिली? डॉक्टर साहब, मुझे तो अच्छी तरह याद है, मैंने जब ये ट्वीट किया, इमरान खान साहब तक शेयर भी किया। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, इमरान खान टुक ए रिस्क। इमरान खान साहब 27 तारीख को असेंबलियां डिसॉल्व करते थे, एंड ही वाज कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट, मौजूद था, लेकिन ही टुक अ रिस्क कि इतना बड़ा एविडेंस, इतनी बड़ी एविडेंस सामने आ गई हुई है, तो इसको इतना उनको किसी ने गलत एडवाइस किया। अब यहाँ आप दोनों मामला ले सकते हैं, उसका सबूत ले लेना। मैं उसको आपको इसको बड़े अपना ना इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ लेके जाऊंगा। 28 तारीख वाले दिन टेबल हुई और वो लीव मिल गई, तो कम से कम 3 दिन और 7 दिन के अंदर होना है। तो 28 से दिन करें, आखिरी तारीख तक 3 तारीख वाले दिन। और ये भी मैंने भी एडवाइस दी थी कि रूलिंग के जरिए, मेरा उसी ट्वीट में लिखा है, रूलिंग के जरिए स्पीकर मुस्तरद कर सकते हैं, और मैं आज भी अपने इस मौके पर कायम हूँ। 3 तारीख वाले दिन रूलिंग आ गई और वो सेट असाइड हो गई जी, ये नहीं खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टू ले लिया, टाइम को स्टे नहीं किया।
सुप्रीम कोर्ट को उस दिन स्टे करना चाहिए था, रोकना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने वक्त नहीं रोका तो 3 तारीख सर गुजर गई, ये प्रोसीडिंग अबेट हो गई। और ये मैं उस दिन जब 7 तारीख वाले दिन हम बहस कर रहे थे, अटॉर्नी जनरल साहब ने हमें रोका, मैंने ये आर्गुमेंट देना था, उन्होंने रोका कि अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, जब इलेक्शन की तरफ चीजें जा रही हैं फिर आप आगे आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट 7 तारीख को जब फैसला सुनाती है तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तरफ चीजें जा रही थी जी उस दिन बाकायदा 5 साढ़े 4 बजे तक तो ये फैसला हो गया, तकरीबन हो गया था कि इलेक्शन, और तब 5 जजेस इस नुक्ते पर आ गए थे। और आप फारूक नायक साहब सबके बयान सुन सकते हैं बाहर आकर कि ये ज़हनी तो ये बात थी कि इलेक्शन की तरफ चला गया, आप आगे चले। इवन जस्टिस जमाल मदोखेल के भी रिमार्क्स यही थे कि जो शुरू में इस बात में मुत्तफिक नहीं थे, ये तो बाद में जब वापस आए और इलेक्शन कमीशन जब आया तो उस पर फैसला चले, वो तो फैसला उन्होंने अंदर जाके लिखना था, अंदर जो भी चयन बना उनका। मैं तो जाने से पहले की बात बता रहा हूँ आपको, मैंने उस वक्त ये कहा कि ये पॉइंट ले लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 7 तारीख को कह रही हैं, 3 तो को वापस चले जाए। एक तो सुप्रीम कोर्ट माजी में जा नहीं सकती चूंकि वक्त रोका नहीं, और मेरी नजर के मुताबिक आज हमारा रिव्यू में ये पॉइंट है, ये प्रोसीडिंग रात, अच्छा उस दिन रात 12 बजे तक क्या ऐसी परेशानी थी कि रात 12 बजे तक ये सारी पास करनी थी? वो क्यों पास करनी थी? वो इसलिए करनी थी 7वां दिन था वो, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, लेकिन 7वां दिन गुजर चुका है। बड़ी गैर मामूली सी बात आप कर रहे हैं, बहुत ठीक है। मैंने पहले भी बहुत सीनियर जो वकला है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनसे भी मैंने ये सुना था कि 3, साढ़े 3, 4 बजे तक सुप्रीम कोर्ट का माइंड यही था कि इंतखाबात को नहीं रोकना चाहिए, असम्बलियाँ टूट चुकी हैं, मुल्क इंतखाबात की तरफ जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, किसने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का माइंड बनाया? पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन ने बनाया, किसी और ने बनाया, इससे हम ठीक तरह से वाकिफ नहीं है। क्विक कमेंट ले लेते हैं इस पे। अली मोहम्मद खान साहब, इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है जो कुछ अजहर सदीक साहब ने कहा? बहुत पर्टिनेंट बातें की हैं और लीगली काफ़ी हद तक इन्होंने जो करेक्ट एक सिचुएशन वो पेश की। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या 27 को चेयरमैन साहब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील कर सकते थे, मेरा ज़ाती जो एक नुक्ता नज़र है एज अ वकील वो यही है कि मेरे ख्याल में उस दिन वो कर सकते थे, लेकिन उसकी रीज़न ये थी कि ज़ाहिर है उन्होंने आखिर तक लड़ना था। और वो तो तब फिर वो स्टेज आई कि जब सब कुछ वाज़ेह हो गया कि बहुत से लोग जो हैं अपने ज़मीर बेच दिया, उन्होंने ब्लेटेंट इंटरफेरेंस सामने आ गई, सारी चीज़ें सामने आ गई। अदरवाइज खान साहब तो आखिरी वक्त तक लड़ रहे थे, तो पहले ही पता था, मेरे जैसे लोग भी आखिरी वक्त तक लड़ रहे थे। कौन सी नई चीज़? अदरवाइज जो आर्टिकल 95(2) है जिसकी जो अजहर सदीक साहब ने बात की है, तो वो उस पर बड़ा क्लियर है कि जो टाइम स्टार्ट होता है नो कॉन्फिडेंस का, वो तब होता है जब वो फ्लोर ऑफ द हाउस मूव होता है। सिर्फ नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करने से ये एक्टिव नहीं होता। तो उनकी बात सही है कि वो टाइम वहां स्टार्ट हुआ था। दूसरी जो उन्होंने बात की है उससे भी मैं एग्री करता हूं कि द टाइम वाज नॉट स्टॉप्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं भी वो 4-5 दिन मैं भी आता जाता रहा, मैंने भी देखा, तो उसमें वो जो स्टेटस को जिसको आम अल्फाज में हम लोग स्टे ऑर्डर कहते हैं वो नहीं था जी। तीसरा, मैं जब फैसले से पहले जब आर्ग्यूमेंट्स क्लोज हुए, आई वाज देयर जब शहबाज साहब को मौका दिया गया। शहबाज साहब आए, उन्होंने मोहतरम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने गुफ्तगू की, और बिलावल साहब भी आए और बिलावल साहब ने भी एड्रेस किया सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहिबान को, और वहाँ आर्गुमेंट्स सारे कंप्लीट हो गए। मैं जो एक फीलिंग लेके वहाँ से गया था, क्योंकि उन्होंने बाकायदा मेरे ख्याल में पूछा भी था इलेक्शन के हवाले से कि हल्का बंदियों का या क्या कोई डिटेल वगैरह शायद मांगी थी, इस तरह की कोई डिस्कशन शायद हुई थी। मेरे जहन में ये था कि दे आर गोइंग टू अनाउंस कि भाई अभी जो है आगे वे फॉरवर्ड इलेक्शन ही है। आई वॉज टेकन बाय अ बिट ऑफ सरप्राइज जब वो फैसला जिस तरीके से आया, क्योंकि देखें एक बहुत बड़ा नुकता जो वहां सुकम रह गया, मैं समझता हूं हमारी तरफ से भी सुकम रह गया, लेकिन उनकी तरफ से भी, क्योंकि अब आप फेयर कमेंट कर सकते हैं, वो ये था कि ज्यादातर गुफ्तगू, और उस पर अजहर भाई जो है वो एग्री करेंगे मेरी बात से, कि ज्यादातर आर्टिकल 69 पे गुफ्तगू हुई कि क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अंदर एक खास लेवल तक झांक सकता है पार्लियामेंट की कार्रवाई में या नहीं। लेकिन जिस बुनियाद पे वो रूलिंग दी थी मोहतरम डिप्टी स्पीकर जनाब कासिम सूरी साहब ने, वो आर्टिकल 5 वाला मामला और मुरासले वाला मामला वहां टच ही नहीं हो सका प्रॉपर तरीके से, उस पर डिबेट गई ही नहीं। ज्यादातर 69 वाले मामले पर भी इसके जो है वो नुकात हैं। लेकिन ये बात इंटरेस्टिंग है, ये जो कुछ आप दोनों ने कहा, ये जो कुछ आपने एक्सप्लेन किया, उसको बहुत से हजारों लोगों ने सुन लिया। बुखारी साहब, योर क्विक रिएक्शन टू दिस पर मैं एक और सवाल की तरफ आना चाहता हूं, इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है, ये जो कुछ आपने सुना भी? जी, मैं बस मुझे सिर्फ ये अफसोस हो रहा है कि इतनी
मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल लड़ी गई और प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनको सही एडवाइस तक मैसर नहीं थी उस वक्त। ये मेरे लिए बहुत सदमे की बात भी है और मेरे लिए बहुत हैरानगी की बात भी है, क्योंकि दोनों भाइयों ने चूंकि इस पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक किया है, इसका मतलब ये है कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करने वाला कोई लीगल एक्सपर्ट उनको अवेलेबल नहीं था जो उनको ये रास्ता दिखाता कि वो असेंबलियां तोड़ सकते थे। अब तो इसके ऊपर पछतावे के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कि टाइम तो वापस आप ला नहीं सकते हैं। लेकिन जो उनकी लीगल टीम थी उनसे सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि भाई आपने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को सही एडवाइस क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो रात जब अदालतें खुली थी उससे पहले तक ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, और अगर आपको याद हो जो हमें डीजी ISPR ने बताया और जो हमें बाद में खुद PTI के लोगों ने भी बताया कि 3 ऑप्शन जो है वो डिस्कस हुए थे, उसके अंदर असेंबलियां तोड़ने वाला ऑप्शन मौजूद था। जब वो ऑप्शन मौजूद था तो फिर पूछने की जरूरत नहीं थी PDM से या उनकी कॉन्सेंट लेने की जरूरत नहीं थी। उस वक्त क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस ऑप्शन को अडॉप्ट नहीं किया है, ये सारे सवालिया निशान हैं डॉक्टर साहब जो जवाब मांगते हैं बाहर। भाई साहब वो तो खैर बड़ा मुश्किल है, वो आप बात कर रहे हैं 9 तारीख की रात की या 7 तारीख के बाद, मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन मैं एक अगला सवाल आपसे पूछता हूं, थोड़ा सा इससे आगे निकलते हैं। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है। पहले वो 3 महीने तक ये कहते रहे कि कमर में दर्द है, बीमार है, पेट खराब है, उनका वकील बीमार था, कोई और मसला हो गया, उनको ट्रैवल करना था। अब आज ये उज़र लिया गया है कि चूंकि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, कैबिनेट में मसरूफ थे और वहाँ पर FIA ने उसकी मुखालफत नहीं की। अब अदालत का जो स्पेशल कोर्ट है उसने कहा है कि 14 मई को इसका ये जो क्वेश्चन है सलीम बुखारी साहब, इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि एक प्राइम मिनिस्टर है न्यूक्लियर कंट्री का, वो जो है उसके ऊपर एक बाकायदा फर्द जुर्म आयद होनी है और वो अदालतों से दौड़ता फिर रहा है, इसकी क्या अहमियत? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये बिल्कुल कोई अच्छी बात नहीं है और ये दुनिया भर में जहां जहां भी जाएगी इसके ऊपर उंगलियां उठेंगी। बहरहाल इसके बारे में 2 राय नहीं हो सकती हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ कोई नया मर्ज नहीं है। ये मर्ज हमारे यहाँ बहुत पहले है। बहुत से चीफ मिनिस्टर के नाम ले सकता हूँ मैं जिनके ऊपर केसेस हैं, लेकिन वो अपनी चीफ मिनिस्ट्री पूरी कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। अच्छा, अब आप हवालों का ना पूछिएगा मुझसे, एक से ज्यादा है। इसलिए ये इस मुल्क में चूंकि ये एक रवाज कह लें, गलत रवाज है, गंदा रवाज है, जो भी है ये है, और कोई भी रजीम मुझे ऐसी नहीं दिखाई देती जिसमें इसी किस्म का एक्टिव केस है कि अदालत बुला रही है, इसी किस्म का एक्टिव केस है किसी चीफ मिनिस्टर पे जिनको अदालत बार बार बुला रही है लेकिन वो जाते नहीं है। देखिए, हाँ, मेरे ख्याल से ऐसा है। इस वक्त मेरे ख्याल से मौजू नहीं है कि उसके ऊपर हम बात करें, लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि ऐसा रहा है माजी में, इसको आप इस वक्त छोड़ दीजिए। लेकिन ये बात बहरहाल एम्बेरसिंग है किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो ऑफिस में बैठा हो और उसके ऊपर एक अदालत उसका इंतजार कर रही हो कि हमने फर्द जुर्म आयद करनी है। अब इसके 2 पहलू हैं, अगर उसके ऊपर आप मुझे इजाजत देंगे। एक तो ये है कि वो केसेस हैं जो उनसे पीछे की हुकूमत ने बनाए थे और इमरान खान साहब और उनकी पूरी जो टीम है वो ये कहती है कि जनाब ये केसेस तो वो हैं जो पिछली हुकूमतों ने बनाए थे, हमने तो बनाए नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो इसी हुकूमत ने बनाए हैं और जिस केस के ऊपर उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है, ये पुराना केस नहीं है। तो इसलिए अब ये देखना ये है कि ये केस जो है ये क्या कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के उसमें आते हैं या नहीं आते हैं, ये मेरिट्स केस के डिसाइड करेंगे। और अगर शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनकी नेक नामी रहे, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप को लोग एक्सेप्ट करें, तो मेरे ख्याल से उनको अगली पेशी के ऊपर अदालत में पेश हो जाना चाहिए और जो भी उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होती है तो वो उसके मुताबिक अपने आप को चले, अलहदा करे प्राइम मिनिस्टरशिप से और केस लड़े। इसके बारे में तो कोई 2 राय नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट आपने अल्फाज कहे हैं, बहुत बोल्ड आपने अल्फाज कहे हैं, बड़े मीनिंगफुल अल्फाज आपने कहे। ब्रेक में ले लूँ, इसके बाद मजीद इसका थोड़ा सा लीगल एनालिसिस करते हैं, बिकॉज पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान का कानून जो है वो जुड़े हैं और दोनों ही जो है वो बहुत ख़राब हो रहे हैं इस वक्त। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अज़हर सदीक साहब की तरफ चलता हूँ। अज़हर सदीक साहब, मामला कॉन्स्टिट्यूशनल है, मुझे थोड़ा सा आप ये बताएं हमारे नाज़रीन के लिए। सलीम बुखारी साहब को आपने सुना, वो भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को मुस्ताफ़ी होकर अपने जो है इल्ज़ामात देखने चाहिए। ये बेसिकली ये जो केस है जहाँ फ़र्द जुर्म आयद होनी है और जहाँ आज अदालत ने बड़े फाइनलिटी से ये कह दिया है कि 14 मई को हर सूरत जो है, तो क्या वहाँ फ़र्द जुर्म ये केस है क्या, और फ़र्द जुर्म वहाँ आयद होनी है या वहाँ उनके वकील ने आके डिफेंड करना है कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती? मैं डॉक्टर साहब बड़े अदब से एक सिर्फ गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं पिछला पॉइंट बनाना चाहता हूं कि इमरान खान साहब की लीगल टीम बहुत जबरदस्त है। मैंने पॉइंट क्या रखा है कि इमरान खान साहब नोज इट वेरी वेल। ऑन 27
कि वो असम्बलियां तहलील कर सकते थे, मगर उन्होंने एक रिस्क लिया कौम की खातर, ऑपरेशन रजीम का वो खत रखा कौम के सामने। उन्होंने कहा पहले मैं इस पे गुफ्तगू करता हूँ, ये तहरीक आदम एतमाद, फिर तो बात खत्म हो जाती, असम्बलियां डिसॉल्व हो जाती थी सारी। ये तो फिर रखा कि तहरीक आदम एतमाद मंतकी अंजाम तक ये लेके गए और उन्होंने अपना केस बिल्ड किया और ही हैज बीन एबल टू बिल्ड हिज केस। वो ना बताएं किसी जगह, लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये ही नोज इट वेरी वेल, लेकिन उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया। अब आते हैं दूसरी तरफ, पाकिस्तानी या दुनिया की तारीख में मेरा ख्याल है कोई शायद, मैं इसको मैं लाइटर सेंस में नहीं कह रहा, आई एम क्वाइट बट सीरियस अबाउट इट, आई एम राइटिंग इट टू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, कि हमारे यहाँ मुल्क में एक ऐसी हुकूमत है कि जिसमें FIR जमानतों वाले कोई तकरीबन समझ लें 60% के करीब ऐसे लोग हैं। पूरी दुनिया में शायद ऐसी काबीना आपको नहीं मिलेगी। और 24 लोग हैं 37 में से जो जमानत में। सर आप यहाँ से देखें ना, फिर तकलीफ देखें आप। राना सनाउल्लाह जिसके अगेंस्ट तो आप सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं ना, शहबाज शरीफ साहब की, राना सनाउल्लाह वकील भी हैं और वकला से ताल्लुक भी हैं, कुछ सेनेटर भी बन गए हैं, कुछ मिनिस्टर लॉ भी बन गए हैं, और जिस तरह से जजेस तब्दील होते रहे, आज तक फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी उन्होंने। ये तारीखी बात बता रहा हूँ। यानी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के बावजूद यानी कितने ताकतवर लोग हैं। और अब आप आगे देखिएगा क्या हुआ है कि वो नवाज शरीफ का जो है, शहबाज शरीफ का जो है ना FIA कंट्रोल करना है, FIA के मिनिस्टर कौन है? राना सनाउल्लाह साहब। आते ही इन्होंने DG FIA बदला। DG FIA कौन लगाया? जिनका इनसे बहुत गहरा ताल्लुक है CTD के अंदर, DIG ऑपरेशन से। मैं तो भले आदमी है, मैं तो उनसे उस वक्त से जानता हूँ। और आज आपने FIA का रवैया देख लिया। FIA ने कहा, उन्होंने प्लेट में रखेगा, कोई एतराज ही कोई नहीं है। आप बात कर रहे हैं मोरालिटी की। हमारे यहाँ 62(1)D अगर आ जाए ना, ये क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड है, गुड मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए, इस्लामिक टीचिंग का पता होना चाहिए, एब्सटेन करना चाहिए मेजर सिन से। हम लोगों ने तो मजाक बना लिया सोसाइटल वैल्यू को सामने रखते हुए। उन्हें तो अपना वजारत उज़्मा के लिए आना नहीं चाहिए था। दूसरा देखें वो खुद नहीं तो अजहर सदीक साहब, फिर 14 मई को ये होगा कि FIA का जो काउंसिल है, जब अदालत में बहस होगी तो जो FIA का, जब शहबाज शरीफ साहब का वकील अपना केस प्रेजेंट करेगा तो FIA का काउंसिल एग्री कर लेगा कि ठीक है ये केस कमजोर है, इसको विड्रॉ कर लेते हैं। यही होगा ना फिर? सर 265D एक प्रोविजन है, फर्द जुर्म आयद होने से पहले एक दरखास्त दी जाती है कि फर्द जुर्म बनती नहीं है। मैं तो ये देख रहा हूँ इसके अंदर मिली भगत में इस हद तक, और बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग एस्टैब्लिश है, लेकिन वजह क्या है कि आपका महकमा यहाँ क्या इसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं? क्या इसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं? क्या इसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं? सर मेरी बात सुने, अपने ना डॉक्टर साहब, जो अमाउंट आई गई है, अल्लाह रखा, मोहम्मद बूटा, मुश्ताक चीनी, करप्शन के पैसे सारे रूट होके और डिक्लेयर नहीं है। कमाल की बात तो आप ये देखें ना कि पैसा यहाँ से बाहर जाता है हुदैबिया के तर्ज पे, अल्लाह रखे मोहम्मद बूटे के नाम पर आता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग तो एस्टैब्लिश है इसके अंदर। और वो चाह क्या रहे हैं? वो खत्म करना चाह रहे हैं इस कानून को। आपको याद होगा अपना म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के लॉ पास नहीं होने दिया गया इन्होंने शुरू में। वो क्यों पास नहीं होने दिया? कि ये सारी इंफॉर्मेशन डाटा सारा आना था, इकट्ठा होना था। कई ऐसी डॉक्यूमेंट्स है जो अवेलेबल नहीं है आपके सामने, ये जो तकलीफ दे मामला है। अब सिर्फ यहीं तक बातें नहीं है, आते ही क्या किया, यानी ये कुछ जरूरत थी ECL आते ही पूरी फैमिली सारे लोगों को ECL से नाम निकाल दे? ये तकलीफ दे बात नहीं है हम सब लोगों के लिए। उसे आगे चले जाए, वो ठीक है उम्रा पे जा रहे हैं, पूरी फैमिली को उठा के, यानी क्या हो गया? ये तो कोई पंजाबी में कहते हैं वो गरीब आदमी अमीर बन जाए, पजारों मिल जाए उसको, वो ये काम इस तरह के करता है। ये अच्छे भले लोग, ये चाहिए था इमरान खान के मुकाबले में एक ट्रांसपेरेंसी कायम करते, बताते कि ये देखे ये है मैरिट। इमरान खान साहब कहते थे, गलत कहते थे, हमने किसी का नाम ECL निकाला, हम क्या करेंगे, हम तमाम इस्तीफे दे रहे हैं, हम अदालतें फेस करेंगे। मुझे जरा बुखारी साहब के पास आने दीजिए, मुझे जरा दोबारा बुखारी साहब के पास आने दीजिए। जी बुखारी साहब, प्रोग्राम के पिछले हिस्से के आखिर में जब आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को मुस्ताफ़ी होकर अपने केस को लड़ना चाहिए, तो आपने एक इखलाकियात के हवाले से बात की, पॉलिटिकल सेंस के हवाले से बात की, लेकिन यहाँ पर अब हकीकत ये है कि FIA को शहबाज शरीफ साहब खुद ही कंट्रोल करते हैं। DG FIA उन्होंने लगाए हैं और अफसरान भी उन्होंने लगाए हैं। जो पिछला केस और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था मोहम्मद रिजवान, वो तबादला हो चुका, फिर वो ECL पे भी चला गया था। तो FIA ही अगर उस केस को विड्रॉ कर लेगी तो फिर इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगी? वो कानूनी तौर पर कहेंगे कि केस ही खत्म हो गया। फिर
देखिए, ये एक बिल्कुल ही नया इशू खुल जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि जो केसेस बने हुए हैं, पिछली हुकूमत ने जो केसेस बनाए थे या जो परसू कर रही थी, उसके बारे में अपोजिशन का भी यही ख्याल था कि डीजी नैब उनका लगाया हुआ है या उनकी मर्जी का है, उनके साथ काम कर रहा है। FIA के बशीर मेमन के कन्फेशनल स्टेटमेंट आप भूल गए होंगे, गालबन मैं याद करा देता हूं आपको। तो ये तो रहेगा, हर रजीम जो ही चेंज होगी दूसरी चीज यही कहेगी कि हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इसको इस वक्त हम खोल लेंगे। मैंने तो मॉरल पोजीशन आपको बता दी है कि अगर एक चीफ मिनिस्टर समझता है कि उसका कोई कसूर नहीं है और उसके ऊपर फर्द जुर्म लग जाती है, देन ही मस्ट क्विट एज ए प्राइम मिनिस्टर एंड फेस द केस बिफोर इट इज डिसाइडेड। ये मैं दोबारा कहे तो 3 बार कह देता हूं, अगर फर्द जुर्म लग जाती है और ये उनको स्ट्रॉन्ग करेगी। अगर जाहिर है फर्द जुर्म केसेस में लग चुके हैं फर्द जुर्म। देखिए, गुजारिश ये है कि जब तक कुछ केसेस में फर्द जुर्म लगी भी है उन पे नहीं करेंगे और उसको एस्टैब्लिश नहीं करेंगे। देखिए ना, सबसे बड़ा जो उनका आर्गूमेंट है वो क्या है? उनका आर्गूमेंट क्या है कि इतने केसेस बनाए गए, एक भी आप साबित नहीं कर सके कोर्ट में। ये इस किस्म का आर्गूमेंट, इसकी गुंजाइश निकलेगी फिर दोबारा। तो आप कह रहे हैं आप फर्द जुर्म लगाइए और फिर ठीक है। इसका जवाब अगर ये जो मकसूद चपरासी वाला केस है, इसमें चले फर्द जुर्म नहीं लगाएगी अजहर सदीक साहब, इस पे तो शायद नहीं लगेगी बिकॉज DGFIA नहीं लगाएंगे, वो विड्रॉ कर जाएंगे। लेकिन पहले भी केसेस हैं जिसमें फर्द जुर्म लग चुकी लग चुकी हैं ऐसे केसेस हैं सर जिसमें फर्द जुर्म लग चुकी। अच्छा जी, नैब के 2 केसेस हैं, फेस कर रहे हैं, ट्रायल चल रहा है। आप इससे आगे जाएं, अल अजीजिया में और एवन फील्ड में नवाज शरीफ को सजाएं हुई हैं, अपीलों से भागते फिर रहे हैं। यहां तो केस चलने ही नहीं दे रहे। आप ये गुनाह है ना, आज आ जाए, इन्हें के डे टू डे ट्रायल चलाएं और काम खत्म करें। ठीक, डे टू डे ट्रायल चलाएं। देखिए ना, गुजारिश ये है कि अगर आपके दौर में, डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिएगा, एक अगर PTI की हुकूमत में केस नहीं चल सके ना, जी मैं सुन रहा हूं, मान लीजिए इस बात को। हाँ जी, मैंने जिम्मेदारी से कह दिया कि अगर PTI की गवर्नमेंट लुकमा ले ले या चल सके। अली मोहम्मद खान साहब, अगर आपकी अपनी हुकूमत में केसेस नहीं चल सके, किसी मंतकी इंजाम पे नहीं पहुंचे, तो अब आप क्या तवक्को करते हैं? वेरी क्विक 1 मिनट है। नहीं, 1 मिनट में मैं क्या बात करूंगा, आपने टाइम ही नहीं दिया। लेकिन सिर्फ एक बात मैं करना चाहूंगा कि जो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसमें बड़ा एक ज़बरदस्त एक मशहूर और मारूफ कमेंट आया था और बहुत सी गुफ्तगू और फैसले एक नुकात के अलावा चीफ जस्टिस उस वक्त खोसा साहब का, और वो क्या था, वो ये था कि कोई एक आइलैंड, एक जजीरा नहीं है पार्लियामेंट के नाम का जिस पे खड़े होकर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वो जो इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है ना, जो आर्टिकल 248 देती है, वो बेसिकली ज्यादा उसमें प्रोरोगेटिव कवरिंग जो है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफिस को है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सिर्फ ये उसमें इम्यूनिटी है कि वो जब ऑफिस में होता है, अपने काम के दौरान अगर उसके कोई गलत फैसले हो जाते हैं तो उसमें उसको इम्यूनिटी है। लेकिन अगर उसने कोई क्रिमिनल क्राइम प्रोसीड्स में, करप्शन में, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रहा है, तो जस्ट बिकॉज दैट ही इज नाउ एट द सीट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्या उसको आर्टिकल 248 कवरिंग देगी? वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसको आप उसको कवर कर सकते हैं। इम्यूनिटी तो आपको अपने ऑफिशियल कैपेसिटी और वर्क्स में है। तो मेरे ख्याल में शहबाज साहब जो इंपोर्टेड PM साहब हैं, उनका टफ टाइम आने वाला है। ही हैज टू फेस द कोर्ट्स, उनको जवाब देना पड़ेगा, इम्यूनिटी नहीं होगी, उनको जवाब देना पड़ेगा, इम्यूनिटी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब का, सलीम साहब का, अजहर सदीक साहब का। एक अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का सियासी निज़ाम जिस तरह से ऑपरेट कर रहा है, जिस तरह से सियासी तब्दीलियाँ इस मुल्क में आ रही हैं गुज़श्ते कई बरसों से, उससे पाकिस्तान का जो रियासती ढांचा है और जो उसका निज़ाम इंसाफ का तस्वर है, वो रिडिक्यूल हो रहा है, वो बहुत बुरी तरह से कमज़ोर हो रहा है। वो अपनी अहमियत, अपनी क्रेडिबिलिटी और अपने ट्रस्ट को खोता चला जा रहा है। अगर तक मुकम्मल नहीं खो सका तो तकरीबन हालात बिल्कुल उसी तरफ जा रहे हैं कि इस पूरे रियासती निज़ाम और जो इसका निज़ाम इंसाफ है, उसकी इम्पोर्टेंस इररेलेवेंट हो जाएगी। उसकी क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस सब खत्म होती चली जा रही है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।